नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैक में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री का क्लास 10th का मास्टर वीडियो लाए हैं, जिसमें हम लगभग 180 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री का मैं सभी चैप्टर के MCQ को चैप्टर वाइज समाप्त किया है, तो चैनल में जाएँ और जाके देख लें। और आज हम चैप्टर वाइज देखेंगे लगभग 180 MCQ को, जो सभी चैप्टर हैं उसको। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। अगर वीडियो को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लें। आज हम केवल MCQ को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय लुईस 16वां का शासन था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। राइट। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूसेपी मेतिसनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जूसेपी मेतिसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में, जिस टाइम फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुईस 16वां था। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। सामाजिक उपवन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। इसे हम ट्रिक से भी याद करवा चुके हैं, तो चैनल में जाएं और वीडियो जाके देख लें। अगर बोलिएगा तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजिनी के द्वारा किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक की कथन थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बने थे? तो बिस्मार्क जो थे, ऑटो वन बिस्मार्क, जर्मनी का चांसलर कब बने थे? तो 1871 ईस्वी में। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के साथ प्रूसा का युद्ध कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया के साथ प्रूसा का युद्ध 1866 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रूसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? मतलब प्रूसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? मतलब कि प्रूसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब समाप्त हुआ, यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो वियना की संधि के द्वारा कब समाप्त हुआ? तो वियना की संधि के द्वारा समाप्त हुआ प्रूसा तथा ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हो रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। कब पूरा हुआ? 1871 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1804 में नेपोलियन संहिता लाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरीबाल्डी सार्डिनिया का निवासी था। कहाँ का? सार्डिनिया का निवासी था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रभक्ति गीत को क्या बोलते हैं? मार्सिले। अगला प्रश्न है, वह राज्य, क्या है प्रश्न, कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता के साथ मिलकर बनती है, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय राज्य। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राज्य। अगला प्रश्न है, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है? मतलब कि कोई मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में किसी के भावना को अगर हम प्रकट करें तो उसे क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। और दो रूपक हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूपक? तो एक जर्मेनिया और एक कौन सा था? मारियान।
तो मारियान जो कि फ्रांस का रूपक और जर्मेनिया जो कि जर्मन का रूपक है। ये दोनों रूपक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो ये सब क्या है? रूपक है। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य सब क्या है? रूपक है। अगला प्रश्न है, कैरोल क्रुप्स्की कौन था? तो जो कैरोल क्रुप्स्की है वह पोलिश राष्ट्रवादी था, मतलब कि पोलैंड का राष्ट्रवादी था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आँखों पर पट्टी बांधे हुई तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये भी एक रूपक है, पर किस चीज़ का? तो यह न्याय की रूपक है। मतलब आँख में पट्टी बंधा हुआ है और तराजू लिए हुए, जो महिला का रूपक है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो न्याय का। अगला प्रश्न है, बुर्बो राजवंश, कौन सा? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का था, जिसका शासक कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, जिसके समय में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? मतलब यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? किस संधि के द्वारा? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रांसीसी चित्रकार थे फ्रेडरिक सोरियो। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? यह मारियान किस देश का रूपक था? तो फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई। कब हुई वियना की संधि? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ था। सेम क्वेश्चन है कि वियना की संधि बोले या वियना का सम्मेलन, तो 1815। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो जो काउंट काबूर था, इन्हें विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र के लिए महिला रूपक कौन बनी थी? तो जर्मन राष्ट्र के लिए जो महिला रूपक थी, क्या नाम था? जर्मेनिया। और फ्रांस के लिए मारियान। तो फ्रांस के लिए मारियान और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। तो जर्मन राष्ट्र के लिए महिला रूपक कौन है? जर्मेनिया। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। तो जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे क्या बोला जाता है? निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, मतलब कि जिसमें ना संविधान है ना कुछ और है अंकुश लगाने के लिए शासक के ऊपर, मतलब कि जिसमें शासक सर्वोपरि होता है, उसे क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद शासन व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नारीवाद कहा जाता है। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित होती है उसे नारीवाद कहते हैं। मतलब नारी के हक की बात जहाँ आएगी तो नारीवाद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? मतलब जब इटली का एकीकरण किया गया तो उसके बाद किसे शासक बनाया गया था प्रथम शासक? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को। किसे? विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो जर्मनी को एकजुट करने में ऑटो वन बिस्मार्क। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने अहम भूमिका निभाई। तो इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्या नाम है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में यूनान को जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? या बोल सकते हैं कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो
कैमिलो दे काबूर। क्या नाम है? कैमिले दे काबूर ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यह पूछा जाता है इटली के एकीकरण का जनक तो कैमिलो दे काबूर। ठीक है, अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण। देखिए अभी हमने देखा इटली का एकीकरण, अब जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में किसका हाथ था? हम ऑटो वन बिस्मार्क का। जबकि इटली के एकीकरण में किनका हाथ था? कैमिलो दे काबूर का। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाई थी? तो खून और खड़क, खून और खड़क, जिसे ब्लड एंड आयरन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति सेम प्रश्न है, खून और खड़क जो बोलते हैं उसी को रक्त और लोह की नीति भी बोलते हैं। का अवलंबन किसने किया? मतलब कि इसे किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता 1832 में मिली। ठीक है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जो बिस्मार्क थे वह प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के? प्रसा के चांसलर थे। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के। फ्रेडरिक सौर्य का विषय क्या था? तो फ्रेडरिक सौर्य का विषय क्या था? लोकतंत्र, क्योंकि यह एक चित्रकार थे। फ्रेडरिक सौर्य क्या थे? एक चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? तो जो बाल्कन क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? बाल्कन क्षेत्र, वहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव सबसे अधिक था। ठीक है, तो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था? बाल्कन क्षेत्र। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सार्डिया पिडमंड। क्या? सार्डिया पिडमंड, सार्डिनिया पिडमंड बोले या सार्डिया पिडमंड का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय। कौन? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? मतलब कौन सी ऐसी घटना है जिसके बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो गया? मतलब कि अपने देश के प्रति भावना जगने लगी। कौन सी घटना के बाद? तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, इसके बाद लगभग लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होने लगा, यह माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, और उस टाइम फ्रांस का शासक कौन था बताइए? तो कौन थे आप बता सकते हैं? लुइस सोलाह। कौन? लुइस सोलाह थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था कि शुल्क संघ। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉल्वे रैन क्या है? तो जॉल्वे रैन एक शुल्क संघ है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो शुल्क संघ जिसका नाम है जॉल्वे रैन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो प्रसा की पहल पर जॉल्वे रैन की स्थापना की गई थी। और जॉल्वे रैन क्या है? एक शुल्क संघ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? देखिए कथन सुनिए। पहले तुम मनुष्य हो, सबसे पहले तुम क्या हो? मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो या अन्य कुछ हो, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले तुम क्या हो? एक मनुष्य हो, उसके बाद ही किसी देश के नागरिक हो। यह कथन किसका था? तो यह कथन रूसो का था। किसका था? रूसो का। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ, ग्रंथ का क्या नाम है? विश्वकोश। ग्रंथ का नाम विश्वकोश है। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका ये रचना नेकर के द्वारा किया गया। विश्वकोश एक ग्रंथ है जिसकी रचना नेकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मतदान के अधिकार। मतदान के अधिकार, राइट टू वोट बोल सकते हैं, तो को क्या कहा जाता है? मतलब मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार मताधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो जो बास्तिल का किला था, तो बास्तिल किले का पतन फ्रांस की क्रांति के समय ही हुई थी। जब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में,
जिस टाइम शासक लुइस 16वां था फ्रांस का, उस टाइम ही बास्तिल के किले को ढहा दिया गया था, पतन कर दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 1815 में आयोजित, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बनेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में। तो अब क्वेश्चन है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो मेटरनिख ने। तो पूछा जाता है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की, तो मेटरनिख। कब हुआ, तो 1815 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है लिब्रे क्या है, लिब्रे। तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा है। क्या है, फ्रांसीसी मुद्रा है लिब्रे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है। तो हमने बताया कि जो फ्रांस की क्रांति है, इसी से लोगों में राष्ट्र की भावना का जन्म हुआ। तो यही जो राष्ट्र की भावना का लोगों में जन्म हुआ फ्रांस की क्रांति से, तो इसी क्रांति का देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा भी इसी क्रांति की देन है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। तो यह कथन भी रूसो का है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किनका है, तो एक दार्शनिक थे रूसो, इन्हीं का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके कल्पना आदर्श, यूटोपिया जिसे बोला जाता है, एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। मतलब कि देखिए अब हम इनको समझाते हैं। फ्रेडरिक सौरी कौन थे, एक चित्रकार थे, और इन्होंने अपने जो कल्पना आदर्श है, मतलब अपने सोच से एक फिगर बनाए थे, एक चित्र बनाए थे, जो आपको चैप्टर के सबसे फर्स्ट पेज में ही मिलेगा। ठीक है, तो वो जो चित्र बनाए थे वो एक क्या था, कल्पना आदर्श था, एक सोच था। किनका सोच था, फ्रेडरिक सौरियो का। और यही कल्पना आदर्श को क्या बोला जाता है, यूटोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किसके कल्पना आदर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी, तो फ्रेडरिक सौरियो थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। ठीक है, फ्रांस की प्रथम क्रांति पूछता तो कब हुआ था, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789, जबकि यहाँ पूछ के आ रहा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई 1830 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, तो ज्यूसेपी मेतिस्नी। तो ज्यूसेपी मेतिस्नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना पूरा यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो जो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कहाँ पे, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इसी घटना के बाद जो अभिजात वर्ग है, शिक्षित अभिजात वर्ग, मतलब कि जो लिटरेट पर्सन थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उसमें राष्ट्र की भावना का डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ था। कहने का मतलब राष्ट्र के प्रति वे जागरूक नहीं थे। पर जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम की घटना हुआ, इसके बाद जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे, उन लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना का जन्म हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो कारण क्या होगा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो इन सभी कारणों के कारण किसान मजदूर जो यूरोप के थे 1848 में क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, और इससे संबंधित जो एमसीक्यू बनते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था, जिसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध किया गया था, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 में। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया। कब, अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है यह किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया। तो देखिए, होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना दो लोगों के द्वारा किया गया था। एक तो एनी बेसेंट होते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र में किए थे, और एक तमिलनाडु में की थी एनी बेसेंट। ठीक है, अड़यार में मुख्यालय अपना बनाई थी। एनी बेसेंट अपना मुख्यालय कहाँ बनाई थी? अड़यार, जो कि बेंगलुरु में तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अड़यार जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, और उसका मुख्यालय वहीं अड़यार में रखी थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने भी महाराष्ट्र में होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? या क्रिप्स भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स भारत आया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी से हुई। ठीक है, साबरमती आश्रम से 78 सहभागियों के साथ। कितना? 78 सहभागियों के साथ शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, और इसी को बोला जाता है बिना वकील बिना दलील वाला कानून बोला जाता है इसको। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट को ही बोला जाता है। महात्मा गांधी इसे काला कानून भी कहे थे। ठीक है, जिसमें किसी के ऊपर भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का हुक्म था। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, परंतु वापस कब आए थे? तो 15 जनवरी। वापस कब आए थे? तो 10 जनवरी को आए थे। कब? 10 जनवरी को आए थे, 10 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 1893 में, और आए कब? 10 जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था या आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, जो कि जालंधर में, अमृतसर में। ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था। तो ये सब तो आपको पता ही है। और अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप कहाँ जाइएगा? मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइएगा तो आपको चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? तो पंडित नेहरू जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पारित किए थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? देखिए, यहाँ पूछा जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, वह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस में था? तो रॉलेट एक्ट था, जो 1919 में आई थी। इसी को तो बताया अभी ना कुछ देर पहले। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में। और जो 22 है, इतना ही पुलिसकर्मी जिंदा जले थे। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। मतलब दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। और नमक कब बनाया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? तो कहाँ बनाया था? दांडी में बनाया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से चलना शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाए दांडी में, और इसी दिन नमक कानून का उल्लंघन किए। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। और निकले कब थे? 12 मार्च 1930 को। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई? तो अभी हमने देखा दांडी यात्रा से ही शुरू की थी और कब हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न है दलित वर्ग एसोसिएशन किसने की, मतलब ये इसका स्थापना किसने किया? तो जो दलित थे, जो दलितों के नेता थे, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब? तो 1930 में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अली बंधु के द्वारा किया गया था 1906 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच में हुआ? तो मैंने बताया गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने हुई, कब हुआ? तो 1885 में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है। वैमोस चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। ठीक है। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो 1917 में चंपारण शुरू किया। 15 में आए, 16 में साबरमती, 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, 19 में जालियांवाला बाग। ठीक है। अगला प्रश्न है किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो जो खेड़ा था इसके लिए सत्याग्रह कब किया? 1917 में। तो बहुत जगह पे आपको 18 में मिलेगा। ठीक है। 1918 जनरल 1918 है पर एनसीईआरटी 1917 मानता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किया गया था। ठीक है। 1929 में गोलमाल ऐलान किया गया था किसके द्वारा? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था? तो मैंने बताया था लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र जो थे अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया? तो रॉलेट एक्ट पारित किसके द्वारा किया गया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो बोले, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले या चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत की रचयिता थे, जो हमारा क्या है राष्ट्रीय गीत है। जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 78 सदस्यों के साथ। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तो इसका प्रस्ताव पारित कब किया गया था? दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। अगला प्रश्न है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास, जिसको सीआर दास बोलते हैं, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ी में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है? अल्लूरी सीताराम राजू। गुडेम पहाड़ी है, वहाँ के जो आदिवासी किसान थे उसके विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। और गुडेम पहाड़ी कहाँ है पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। केसर हिंद की उपाधि किन्हें दिया गया था? महात्मा गांधी को। किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफर खान। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई?
तो चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान में, और वो कहाँ, गोरखपुर था। ठीक है, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। जबकि जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसे कहाँ से लिया गया, गीतांजलि से। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसके रचयिता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बापू किन्हें कहा जाता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, हिंदी में पूछा जाता है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन तो किसका है। तो भाई शेर दिल इंसान ही बोलेगा, सुभाष चंद्र बोस का है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा है सुभाष चंद्र बोस का। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू, चांद भैरव और झानो फूलो। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, झानो फूलो, ये सब कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, और ये विद्रोह कहाँ हुआ था, हमारे झारखंड में ही हुआ था। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, मतलब अली बंधु। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 5 मार्च 1931 को। पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किसके पश्चात हुआ था। तो बोल सकते हैं दांडी यात्रा के फलस्वरूप हुआ था गांधी इरविन समझौता, जिसमें कुछ मांगे को रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर किसने संबोधित किया। तो राष्ट्रपिता उन्हें किसने कहा था पहली बार गांधी जी को। तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। गीतांजलि किसका रचना है भाई, गीतांजलि। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, क्या नाम है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की। भगत सिंह के द्वारा किया गया। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ। तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के कारण हुआ। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि किसने चित्रित की। तो भारत माता का जो चित्र था, भारत माता की चित्र किसने बनाया था, अविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी का था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ताकि अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी। तो जहाँ अहिंसा नजर आए आंसर मार देनी है महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत कर रहे थे। तो मैंने बताया था बैसाखी का मेला था, मेला बैसाखी का था, जगह अमृतसर था और हत्याकांड जालियांवाला बाग था, और गोली चलाने का आदेश जनरल डायर दिए थे, और डेट 13 अप्रैल 1919 था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया, कर को समाप्त करना था। तो कर लगाया गया था नमक पे। तो जो गांधी जी खत लिखे थे इरविन को, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग यही था कि जो आप नमक पे टैक्स लगाएं इसे हटा लें। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इससे संबंधित जितने एमसीक्यू बनते हैं उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि
हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कौन था? एक कार निर्माता थे। कौन थे? कार निर्माता थे हेनरी फोर्ड। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ? तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ? 1944 में। और इसकी बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है। तो किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक को और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है। अगला प्रश्न है, गेट की स्थापना कब हुई? तो गेट की स्थापना 1948 में हुआ। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इन सभी चैप्टरों को हम डिटेल में कवर किए हैं विथ एमसीक्यू के साथ डिटेल में कवर किए हैं। तो आप चैनल में जाए और जाके देख लें। ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं लगभग लगभग हर एक विषय का मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल में ज़रूर आएँ और इससे जुड़े। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल डोराडो। क्या नाम है? एल डोराडो। इसे सोने का शहर कहा जाता है। और कहाँ है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट क्या था? तो पशु रोग था, मतलब एनिमल्स डाइजीज था, यानी पशुओं में होने वाला रोग था रिंडरपेस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ? तो जो चेचक था, कौन सा बीमारी था? चेचक। वह अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ठीक है। इसका भी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? तो मित्र राष्ट्र किसे माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। मतलब कि BFR। देखिए BFR। तो BF मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड। R मतलब दोस्त। तो इसे ऐसे याद करते हैं, मित्र राष्ट्र। मित्र माने भी दोस्त होता है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो BFR मतलब कि बेस्ट फ्रेंड, और R से यार दोस्त, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड और दोस्त कौन किस में थे? मित्र राष्ट्र में। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो किस तरीके को अपनाया गया था? असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन को अपनाया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है कि महामंदी की समय अवधि क्या थी? तो महामंदी का समय अवधि था 1929 से 1930 के दशक को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है। विकसित देशों का नहीं, विकासशील देशों का एक समूह है G77। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। मतलब कि युद्ध के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आती थी, इससे बचने के लिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत IMF और WB मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले पहले 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थीं? तो जो यूरोपीय जातियाँ 2 थी पहले, तो पुर्तगाली और डच आए थे। ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा था? तो मैंने ऊपर बताया रिंडरपेस्ट जो कि बीमारी किस में फैलता था? मवेशियों में या जानवरों में बोल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है कि आलू अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ पारित किया गया था? मतलब कि मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया गया था? कौन सा लॉ? कॉर्न लॉ। कॉर्न मीन्स मक्का, लॉ मीन्स नियम। मतलब कॉर्न लॉ किस देश में लाया गया था? तो ब्रिटेन में। और किस लिए? तो मक्का के आयात पर पाबंदी। इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो कौन देश होगा? सबसे पावरफुल देश अमेरिका, जिसके पास वीटो शक्ति है। ठीक है। विश्व बैंक और IMF का वीटो शक्ति किसके पास है? तो अमेरिका के पास। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? तो देखिए, रिंडरपेस्ट के कारण भी दूसरे देश को उपनिवेश बनाया गया, चेचा के जीवाणु के कारण भी बनाया गया, गन पाउडर के भी बनाया गया, पर आलू के कारण कोई देश को उपनिवेश नहीं बना पाया, मतलब गुलाम नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ समझी जाती हैं? तो धुरी शक्तियाँ किन्हें समझी जाती है? नाची जर्मनी, जापान और इटली को। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, मतलब जापान, जर्मनी, मतलब जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? नाची जर्मनी, जापान और इटली। देखिए यहाँ पे दो दो जे है। ठीक है, धुरी शक्तियाँ में 2 जे और 1 आई, आई जे बोल सकते हैं या जी बोल सकते हैं। जी, धुरी शक्तियाँ का ट्रिक क्या बोल सकते हैं? G2I, मतलब 2 जे, J2I। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली, J2I बोल सकते हैं या जी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं। ट्रिक अगर और बनाना चाहिए फनी ट्रिक, तो J मतलब जैसे जी जा और जी बोल सकते हैं। क्या ट्रिक? धुरी शक्ति का ट्रिक जी। नाची जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र शक्ति का मैंने क्या बताया था? BFR, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड रसिया, मतलब कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, डोंट माइंड, केवल याद कराने के लिए। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयत पर प्रतिबंध लगा दिया था? नाम में ही पता चल रहा है, कॉर्न मीन्स क्या होता है? मक्का। तो मक्का के आयत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, की स्थापना 1944 में की गई थी और किस सम्मेलन में की गई थी? तो मैंने बताया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। इसीलिए तो IMF और WB को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्था को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF, मतलब कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसका नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945, और प्रथम पूछा जाए तो 1914 से 1918। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो सिल्क मार्ग जो है एशिया और यूरोप को जोड़ता है। एशिया और यूरोप को कौन जोड़ता है? सिल्क मार्ग जोड़ता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो जो 5 देश है, जो अस्थायी देश है, 5 अस्थायी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के, मतलब कि यूएनओ के जो 5 अस्थायी देश हैं, इसके पास वीटो का पावर है। किस चीज़ का पावर है? वीटो का। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आपके लिए अगला चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, और इससे संबंधित MCQ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? इंग्लैंड में। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। और बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस नई तकनीकी के कारण जो महिला थी क्रोधित थी? तो एक नई तकनीकी का आविष्कार हुआ था जिसके कारण वहाँ की महिलाएं क्रोधित थी। तो उस तकनीक का क्या नाम था? स्पिनिंग जेनी मशीन। स्पिनिंग जेनी मशीन के कारण महिलाएं क्या थी? क्रोधित थी। अगला प्रश्न क्या है कि
निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? तो सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी क्या था? तो स्पिनिंग जेनी क्या था? एक मशीन था, सूत काटने वाली मशीन थी। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह कौन थे? सूरत और मछलीपट्टनम। सूरत और मछलीपट्टनम बंदरगाह जो था पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोस्टिस कौन थे? तो कोस्टिस कौन थे? बुनकरों का एक समुदाय था। बुनकरों का एक समुदाय था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित की गई थी? तो मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित की गई थी। पहली कताई और बुनाई मिल 1874 में कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास, चेन्नई में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो किस देश के कपड़ा का ज़्यादा मांग था? तो भारत के कपड़े का ज़्यादा मांग था। यूरोपीय देशों में भारतीय कपड़ों का मांग अधिक था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूरा डिटेल में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच के लिए किन नियुक्त किया था? तो गुमास्ता को नियुक्त किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जाँच करने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करखे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिला? तो फ्लाई शटल एक मशीन था जिसके आने से बुनकरों को बड़ा करखा चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिला। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मशीन के ये तो हो गया। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो लंदन जो था यही फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। तो इंग्लैंड का जो शहर था लंदन वह फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। न्यूकोमाइन द्वारा बनाए गए भाप इंजन को किसने सुधार किया? तो इसका सुधार किसने किया था? जेम्स वाट ने। तो भाप इंजन बनाया किसने था? न्यूकोमाइन के द्वारा बनाया गया था, पर इसमें सुधार किया था जेम्स वाट ने, इसीलिए जेम्स वाट को ही बोला जाता है भाप इंजन का आविष्कारक। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पर अगला प्रश्न इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इससे संबंधित एमसीक्यू को देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रेस का जनक जेम्स हिकी को कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किन्हें बोला जाता है? जेम्स हिकी को। अगर वीडियो को डिटेल में देखनी है तो आप चैनल में जाइए और वीडियो को चैप्टर वाइज देखिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? तो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जो है जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है। ठीक है। अगला प्रश्न है पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास योहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। जोहान गुटेनबर्ग बोलते हैं या योहान गुटेनबर्ग, इसी के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो इन्होंने सबसे पहली पुस्तक छापी थी जिसका नाम था बाइबल। क्या नाम था? बाइबल। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था कि जो मुद्रण है, प्रिंटिंग है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा देन है, यह बोल सकते हैं कि यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो। क्या नाम था? एदो। एदो किनका पुराना नाम है? तो टोक्यो का पुराना नाम एदो है। और टोक्यो जापान का राजधानी है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, जिसका पुराना नाम क्या है? एदो। अगले प्रश्न की ओर बनते हैं। तो अगला प्रश्न है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन पूछा जाता है कब शुरू किया गया? तो 1821 में।
किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय ने। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, रस सुंदरी देवी के द्वारा अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी गई थी, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1876 में। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने। और कब? तो 1871 में। और किस चीज़ पे रिलेटेड है? तो जाति प्रथा के अत्याचारों पर से संबंधित है। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है कि पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? तो पहली तमिल पुस्तक जो था कैथोलिक पुजारियों के द्वारा छापा गया था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? तो 16वीं शताब्दी के मध्य में। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक, चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि आप हमें ये बताने की कृपा करें कि जो महात्मा गांधी थे, कौन? महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत किए थे, कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से। तो उस टाइम उसके साथ कितने सहभागी साथ में थे? मतलब कितने सहभागियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर मेहनत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।